everyone, this is Gayatri Negi. I'm an intern in Lexus and Company and you're watching Lexus Click. In this video, I'll be talking about a very important, a very commonly used legal maxim that is ratio descendendi. रेशियो डिसेंडेंडाई के बेसिक प्रिंसिपल्स वो क्या होता है, उसका क्या मतलब होता है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, इज़ इट बाइंडिंग और नॉन बाइंडिंग. So these basic things will be discussed, and in the end I will talk about case law which is very important and also a very famous case law, and how its principles we still implying in our current cases. So what is ratio descendendi? Ratio descendendi होता क्या है? It is a legal maxim. It is derived from Latin, which means the reason और द फाउंडेशन फॉर अ डिसीज़न. यानी कि किसी जजमेंट के पीछे, किसी डिसीज़न के पीछे उस पर्टिकुलर जज का, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है जिसने जजमेंट दिया है, उनका क्या रीज़न होता है, किस रीज़न के पीछे वो जजमेंट बेस्ड है, दैट इज़ कॉल्ड अ रेशियो ऑफ दैट पर्टिकुलर केस. उसी को हम बोलते हैं रेशियो डिसेंडेंडाई. एंड इट इज़ बाइंडिंग ऑन ऑल केसेस इफ इट इज़ गिवन बाय एन एपिलेट और अ सुपीरियर कोर्ट. So, in a layman language, we could say ratio descendendi is a reason of the court coming to a particular legal decision. It can be based on moral, political, or social principles. Any principle that a court relies on to justify the reasoning for coming to a decision in that case. इज़ इट बाइंडिंग और नॉन बाइंडिंग? क्या रेशियो डिसेंडेंडाई बाइंडिंग होता है? येस, ये बाइंडिंग होता है. जो ये रेशियो है, इसका जो रैशनल है, अगर वो किसी एपिलेट कोर्ट ने दिया है या किसी सुपीरियर कोर्ट ने दिया है, तो उसका जो डिसीज़न है वो ट्रायल कोर्ट्स पर अफेक्ट करता है. कैसे अफेक्ट करता है? जो अगर कोई रेशियो सेट कर दिया है, इसको हम लोग सेटिंग प्रेसिडेंट भी कहते हैं. तो वो जो ट्रायल कोर्ट्स हैं, उनको अपने केसेस में ऑफ दैट सिमिलर नेचर केसेस में उस रेशियो को यूज़ करना होता है. दे आर बाइंडेड बाय दैट पर्टिकुलर रेशियो. एंड व्हेन इट इज़ नॉन बाइंडिंग, कब वो नॉन बाइंडिंग होता है? जब वो सेम रेशियो किसी एक ऐसे इक्वलेंट जुरिडिक्शन के किसी कोर्ट ने दिया हो, तब वो नॉन बाइंडिंग होता है. यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर दिल्ली के साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है एंड आपका दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली सेक्टर 10 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सेम उसी सेम कॉन्सेप्ट पर, सेम केस लॉ पर, सेम नेचर का कोई केस है, सो यू कैन दैट पर्टिकुलर जज कैन रिफर दैट जज गिवन बाय द साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बट for guidance, but he is not binded to follow those guidelines or principles in his case. So he can obviously he can completely deny from those ratio. He can completely give a different decision on that particular case of same nature. He is not binded by those because it is given by a court of equivalent jurisdiction. नाउ एक केस लॉ है दैट इज़ सर जॉर्ज जेसल वर्सेस रॉलेट. इसमें बेसिकली रेशियो डिसेंडेंडाई को डिफाइन किया था. इस केस में जो डेफिनेशन था वो था कि द ओनली थिंग इन अ जजेस डिसीजन इज़ बाइंडिंग एज एन अथॉरिटी अपॉन अ सब्सिक्वेंट जज इज़ द प्रिंसिपल अपॉन विच द केस वॉज डिसाइडेड. बेसिकली रेशियो डिसेंडेंडाई का जो बेसिक मतलब है वो उस डेफिनेशन में गिवन था इस जजमेंट में. एंड क्या रूल्स हैं? व्हाट आर द रूल्स ऑफ डिसाइडिंग अ रेशियो डिसेंडेंडाई? सो फर्स्ट रूल दैट रेशियो शुड बी कंक्लूसिव एंड नॉट जस्ट अ मेयर अटेम्प्ट ऑफ स्क्रूटनाइजिंग द फैक्ट. Second, the core element of the dispute should be analyzed and resolved through such reasons. Thirdly, the reason should be relevant to the arising issue. वो irrelevant issues पे नहीं हो सकते. That reason. The ratio should come out of a dispute in law, not from the dispute in fact. All reasons expressed in a precedent are binding. कोई भी मैंने जैसे एग्जांपल दिया था, अगर दिल्ली हाई कोर्ट कोई जजमेंट देती है तो दिल्ली के जो अदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनके ऊपर वो जजमेंट बाइंडिंग होगा. जो रेशियो, जो प्रिंसिपल्स दिल्ली हाई कोर्ट के उस पर्टिकुलर केस में उन ऑनरेबल जज ने जो रेशियो या रैशनल्स यूज़ किए थे, दैट विल बी बाइंडिंग ऑन द नेक्स्ट judge of that district court. Then when the judge agrees to the decision but have different reasons for the same, then the core area of acceptance shall be focused on.
अगर दो जज हैं, दे आर एग्रीइंग ऑन द डिसीजन बट दे हैव देयर ओन रीजंस फॉर कमिंग टू अ डिसीजन, तो उनका जो कोर एरिया है ऑफ एक्सेप्टेंस, उस पे उसको हम बोलेंगे उस डिसीजन का रेशियो. Now, I'll discuss that I told you a very important case law in the end, that is Donoghue and Stevenson case. If you study taught that in the negligence part or in the duty of care part, you will definitely read about this case. It is also known as snail in the bottle case. इस case के facts ऐसे थे that Donoghue was a person. She went to a cafe. वो cafe जाती हैं, उनके जो friend होते हैं, they order one drink of beer. उस बियर और पेमेंट भी इनका फ्रेंड करता है, बट जो उसको कंज्यूम करते हैं दैट इज़ दोनों जब उनको कंज्यूम करती हैं तो एंड में उनको रियलाइज़ होता है कि उसमें एक डिकम्पोज स्नेल है. तो आफ्टर ड्रिंकिंग दैट उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है एंड शी फाइल्स अ सूट अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर और दी कंपनी. तो जो मैन्युफैक्चर हैं वो ये डिफेंस लेते हैं दैट Donoghue वॉज नॉट देयर कस्टमर, इवन हर फ्रेंड वॉज देयर कस्टमर बिकॉज शी मेड द पेमेंट. बट यहाँ पर जब ये कोर्ट अपीलेट कोर्ट में ये जो केस है अपीलेट कोर्ट में जाता है, तो उनका डिसीजन ये होता है कि कि जो भी मैन्युफैक्चर है दे हैव देयर ड्यूटी ऑफ केयर टुवर्ड्स their customers, not only the one who made the payment, the one who purchased that particular product, but the one who is consuming that good they have the duty of care towards. Sorry for the disturbance. तो दे हैव दैट पर्टिकुलर ड्यूटी ऑफ केयर टुवर्ड्स दैट कंज्यूमर एज वेल, जो उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है, नॉट ओनली हु मेड द पेमेंट. देन it also created civil tort of negligence, and we are still following those guidelines and directions that were given by the judgment in 1932. So this was all from my behalf on this very small topic. Thank you and hope you like the video, and the forum is always open for criticism or any comments or any suggestion from your side. Thank you so much.